और अभी ममन खान साहब का मतलब है, ममन खान तो अपराधी नहीं है ना। कोई अपराधी पकड़ जाए, आप कहिए कि भाई राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, नहीं जा सकते, या कोई भी आदमी, कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा, दीपेंद्र हुड्डा है वहां हरियाणा में नहीं बोल रहे, समझ में आती है बात। लेकिन आपका खुद का विधायक गिरफ्तार हो जाए और आप ना बोलें, तो ये तो बहुत मतलब फिक्र करने की बात है। मोनू मानेसर और ममन खान में कोई कंपैरेटिव नहीं है। मोनू मानेसर एक आतंकवादी है, एक कुख्यात अपराधी है, जिसके रिश्ते लॉरेंस बिश्नोई तक से हैं। ये बात आज जग जाहिर हो गई उसका वीडियो आने के बाद। मुसलमानों के दिल का दर्द है जो मैं आपको बयां करूं, कि मुसलमान जिसको अपना कायद समझता है, वही कायद जो है सिर्फ मुशायरों में बिजी है। वही कायद सिर्फ जो है ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारियों को खत्म समझते हैं। वही कायद जिनको मोहब्बत की दुकानें खोलनी चाहिए, उस वक्त पर मुसलमानों को यह मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, उस वक्त वो लोग आपके साथ उस तरीके से खड़े नहीं होते जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी और पवन खेड़ा के लिए खड़े होते हैं। जो सरकार है जिसने दो अपने टर्म्स पूरे करने की तरफ बढ़ रही है सरकार, उसने देश में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिस काम के बारे में ये कहा जाए कि इसने जो है देश का बहुत बड़ा नाम किया है। लेकिन हाँ, मीडिया उसने ज़रूर खरीद लिया है, और इसीलिए आज इस मुल्क में जो अखबारात हैं वो वही लिख रहे हैं जिस पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आने वाले वक्त में जो सरकार आए 24 में, मैं ये आपसे कहता हूं कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट उससे ये गुजारिश करेगी कि नेशनल कमीशन अगेंस्ट हेट क्राइम बनाया जाए, जो इन सारी चीज़ों के ट्रैक रिकॉर्ड रखे कि कितने हेट क्राइम मुल्क में हो रहे हैं और कैसे उन्हें डायरेक्टली सरकार रोक सके। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट से एक कार्यक्रम चला रहा हूं, पढ़ो संविधान, जिसको मैंने पिछले 8 सितंबर को हनुमानगढ़ से लॉन्च किया है। उसमें मैं यही चाहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम 5 बच्चे, जितनी भी ऑपरेस सेक्शन है उनके, संविधान को सीखें, संविधान को पढ़ें, जिससे जब उनका नेता उनके पास आए तो उससे गिरहबान पकड़ के पूछ सके कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और क्या नहीं। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के नेशनल कन्वेनर डॉक्टर महराज हुसैन साहब। तो आइए उनसे जानेंगे कि क्या लगता है डॉक्टर साहब, 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में मुसलमानों को किस तरफ देखते हैं? कि मुसलमानों के साथ जो परेशानी है वो ये है कि मुसलमान तो हर पार्टी में जाना चाह रहा है, लेकिन हर पार्टी के लोग जो है वो मुसलमानों को उनका जो हक है, जो हक उनको मिलना चाहिए, या जो हक उनकी आबादी के हिसाब से उनका है, वो देने में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई में फिलहाल जो सरकार है जिसने दो अपने टर्म्स पूरे करने की तरफ बढ़ रही है सरकार, उसने देश में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिस काम के बारे में ये कहा जाए कि इसने जो है देश का बहुत बड़ा नाम किया है। लेकिन हाँ, मीडिया उसने ज़रूर खरीद लिया है, और इसीलिए आज इस मुल्क में जो अखबारात हैं वो वही लिख रहे हैं जिस पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मैं आप जैसे नए नौजवानों को, नए पत्रकारों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इतने कम संसाधन में जिस निडरता से काम कर रहे हैं, और मिरर जर्नो जिस तरीके से काम कर रहा है, आप बायसे मुबारकबाद हैं कि इतनी हिम्मत आप रखते हैं कि आप सच को बोल सकें। क्योंकि सच बोलना जो है ना, और हिम्मत दिखाना, वो बहुत कम आबादी के लोग कर पाते हैं, और ये अब हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए में तो कोई बचा नहीं है, इसलिए आपने एनडीए का नाम लिया, तो किसको लें? जो जिसके पास सांसद ना हो, उतने की पार्टियां उनके साथ हैं, तो उन पार्टियों का तो कोई मतलब नहीं है। उसमें मुख्य विपक्षी दल भाजपा ही है, जो मेन पार्टी है एनडीए की। तो भाजपा कहीं ना कहीं डगमगाई हुई लग रही है। कभी भारत के नाम को उल्टा सीधा प्रोनाउंस कर रहे हैं, इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं। तो इस तरीके की जो वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस पर ये चल रहे हैं। और इसकी वजह साफ है कि शायद कहीं ना कहीं इनको अब ये लगने लगा है कि जिस सोशल मीडिया के बल पर ये आए थे, वही सोशल मीडिया आज इनके खिलाफ हो गया है। और कोई खिलाफ क्यों होता है? ना सोशल मीडिया पे आपने उस वक्त हर हैंडल को पैसे दिए होंगे, ना अब दे रहे होंगे। मसला ये है कि लोगों को 9 साल के बाद ये लग रहा है कि ना बेरोजगार मिला, ना महंगाई घटी, ना महिला सुरक्षा पे बात हुई, ना पेट्रोल डीजल पे बात हुई, ना आपने कोई ऐसा काम कर दिखाया जिसकी आप बात कर रहे थे, जैसे मिनिमम गवर्नेंस, गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पार्टी विद द डिफरेंस, हर इंसान को घर। तो मोदी जी का एक स्टाइल रहा है, या बीजेपी का एक स्टाइल रहा है कि वो वादे कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि मान लीजिए कि मैंने आपसे वादा कर दिया कि अगर आप मुझे जिता देंगे तो मैं हर बिजली के खंभे पर सेब उगा दूंगा।
लेकिन लोगों ने तालियां बजाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई और लोग घर चले गए। लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो सवाल पूछे कि भाई स्टील के खंभे पे सेब कैसे उग जाएगा। तो जब इस तरीके की राजनीति हो रही है देश में, और गोदी मीडिया खास करके इसमें रोल उभा रहा है कि शाम को एक बुलेटिन आएगा कि खंभों पे उगेंगे फल, खत्म हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। तो अभी मैं आपको बताऊं कि आज अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देश में गुजरात एक बड़ा उसमें अहम राज्य है जिसमें कुपोषण के शिकार बच्चे बहुत हैं। जिस मुल्क में 1/3 आबादी जो है एक वक्त खाना खा रही है, जिस मुल्क में आप खुद सीना तान के ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस मुल्क में फिर आप ये बता रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए। तो 80 करोड़ लोग जब किसी भीख पर डिपेंड हो जाए, यानी सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार उनको उनके लिए कमाने के संसाधन नहीं दे पा रही है, उनको पंगु बनाने के लिए उनको आटा चावल दे रही कि तुम खा लो और जी लो, अगर इसी को जीवन यापन समझा जाएगा तो मैं नहीं मानता कि कोई 2-4 बिल्डिंग बना लेने से या 2-4 उद्योगपति बड़े बन जाएं तो उससे देश महान होता है। देश महान तब होता है जब हाशिए पे बैठा व्यक्ति भी ये महसूस करे कि न्याय उसके लिए बराबर है, उसके लिए भी रोजगार के अवसर हैं, उसके पास भी महंगाई का तोड़ है और उसका प्रधानमंत्री उसकी भी फिक्र करता है। तो ये जो मसला है इसमें बड़े गंभीरता से देखने वाला है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बार एनडीए के कोई बहुत बड़े चांसेस दिख रहे हैं। अब अभी चुनाव में देर है, इसलिए उलटफेर हो सकता है, चीजें हो सकती है, लेकिन फिलहाल भाजपा घबराई हुई है। तो इंडिया में हम देख रहे हैं कि सेक्युलर दलों का एक गठजोड़ बन रहा है, लेकिन उसमें जो मुसलमानों की बड़ी पार्टियां उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जैसे आसाम की AIUDF या हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इनके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, फिर भी इनको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये दो पार्टियां दो अलग नज़रियात से आती हैं। मुझे AIUDF का तो लगता है कि आगे आने वाले वक्त में वो शायद इस गठबंधन का हिस्सा हों, और वो पहले भी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। कुछ लोकल लेवल पर कुछ लीडरशिप इश्यूज हैं असम में, लेकिन ये जो तेलंगाना की पार्टी है ओवैसी साहब की, ये मुझे इस पर मामलात पे ये शक है कि अगर उनको इनवाइट भी किया जाए तो वो इंडिया का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये एक वही अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। अभी तक मैंने उनका कोई बयान नहीं सुना है कि उनको इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन बिहार विधानसभा से पहले तो उन्होंने अप्रोच किया था, आज मतलब महागठबंधन जो था उसमें शामिल होने के लिए, उनको शामिल नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है? वो तो शामिल होना चाहते हैं जिस तरीके से लग रहा है, लेकिन ये लोग शामिल नहीं करना चाहते। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको शामिल करना चाहिए। अगर मैं भी उनके किसी काम आ पाऊंगा शामिल होने में, करने में, तो मैं भी बात करूंगा उन लोगों से जो इंडिया के लोग हैं, जो मेरे अप्रोच में हैं। लेकिन इसमें अभी मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न है, उनकी ही स्टैंड को मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही कि वो जाना भी चाह रहे हैं उसमें या नहीं जाना चाह रहे हैं। इसलिए दूसरी बात, जैसे वो तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं अभी, उसका उनका जो फोकस है बेसिकली, अभी वो राजस्थान बहुत कम जा रहे हैं, गुजरात बहुत कम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं वहाँ कम जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं भी ये समझने में लगा हुआ हूँ, बहुत दिन से, पिछले 6 महीनों से मैं वॉच कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मोडस ऑपरेंडी है क्या, वो करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये बात तो बहुत फैक्ट है कि मुसलमान क़यादत वहीं बन सकती है जहाँ मुसलमान हैं। तो अब मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर 2 ज़िलों में मुसलमान हैं और 6 ज़िलों में मुसलमान नहीं हैं, तो आप 2 ज़िलों में ही सियासत कर सकते हैं। ये इसमें एक बड़ा सवाल है मेरे जहन में कि ओवैसी साहब एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, ये मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस मामले में। आपने कहा कि AIUDF को भविष्य में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक 3 मीटिंग हो चुकी है इनकी, अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया? अब ये सवाल तो बदरुद्दीन अजमल साहब ही आपको बता पाएंगे कि उन्होंने कितना अप्रोच किया, या ओवैसी साहब का जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये वही बता पाएंगे कि उन्होंने कितना अप्रोच किया और उनको नकारा गया कि नहीं नकारा गया। ये तो बंद कमरे की बात है, आप उन्हीं से सवाल पूछिए। तो ये राजस्थान में भी क्या कहते हैं, हरियाणा से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कांग्रेस विधायक मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, क्या देखते हैं इन दोनों गिरफ्तारियों को? देखिए, मोनू मानेसर और मोहम्मद खान में कोई कंपैरेटिव नहीं है। मोनू मानेसर एक आतंकवादी है, एक कुख्यात अपराधी है, जिसके रिश्ते लॉरेंस बिश्नोई तक से हैं। ये बात आज जग जाहिर हो गई उसका वीडियो आने के बाद। जो हत्यारा है, जिसने नासिर जुनैद कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए 15 दिन पहले इस कॉन्स्पिरेसी को रचा, उसने खुद बताया है ये बात। और उसके ऊपर सैकड़ों ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें वो बड़े बड़े हथियार लहरा रहा है जो हथियार प्रतिबंधित हैं, और उसके साथ वो खुलेआम धमकियाँ दे रहा है। तो आप अगर मोनू मानेसर का कंपैरिजन एक जनप्रतिनिधि से करते हैं, यानी मोहम्मद खान साहब से, तो मैं इस कंपैरिजन को ही गलत मानता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद खान साहब के बारे में अगर आप बात करें तो उनका कोई ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें वो बंदूक लहरा रहे थे या जिसमें वो पत्थर चला रहे थे
या उनके ऊपर कोई बलात्कार या कोई मर्डर का मुकदमा हो तो आप मुझे बताइए। तो देखिए ये मसला है कि उनको फ्रेम कर दिया गया, लेकिन फ्रेम जिग्नेश मेवानी को भी किया गया था। फ्रेम अभी थोड़े दिन पहले असम सरकार ने पवन खेड़ा को भी किया था। लेकिन इसमें एक मुसलमानों के दिल का दर्द है जो मैं आपको बयां करूं कि मुसलमान जिसको अपना कायद समझता है वही कायद जो है सिर्फ मुशायरों में बिजी है, वही कायद सिर्फ जो है ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारियों को खत्म समझते हैं, वही कायद जिनको मोहब्बत की दुकानें खोलनी चाहिए, उस वक्त पर मुसलमानों को यह मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, उस वक्त वो लोग आपके साथ उस तरीके से खड़े नहीं होते जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी और पवन खेड़ा के लिए खड़े होते हैं। तो मम्मन खां साहब का पिछले आपने देखा होगा आज 3 दिन हो गए उनकी गिरफ्तारी को। आप एक स्टेटमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला किसी टॉप लीडरशिप का। भाई लोकल लेवल पर कोई एमएलए स्टेटमेंट देते तो ये तो जिम्मेदारी है बनती है भाई कि मेरे बगल का के पड़ोस में कुछ होगा तो मैं कुछ ना कुछ कहूंगा उस पर। लेकिन नेशनल लेवल पर जिस तरीके का कैंपेन चलाना चाहिए कि भाई कांग्रेस को मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपको जाके मम्मन खां से जेल में मिलना चाहिए, उनके पक्ष में वकील मुहैया कराने चाहिए, उनके लिए कोई जुलूस आंदोलन धरना आयोजित करना चाहिए। ये चीजें जो हैं ये बड़ी लैकिंग है। लेकिन मैंने अभी देखा था ये एग्जाम्पल कि पवन खेड़ा को जहाज से नीचे उतार रहे थे तो पूरी की पूरी कांग्रेस एयरपोर्ट पे बैठ गई धरने पे। तो ये जो दोहरा मानक है ना, ये इंडिया में मुसलमानों के विश्वास को डगमगाता है कि जब आप बात करते हैं कि मुसलमान आपके साथ होगा और मुसलमान आपका वोट बैंक है, और मुसलमान ऐसा वोट बैंक नहीं कि वो 2% है। मुसलमान जो है वो ऐसा वोट बैंक नहीं है कि वो एक प्रदेश में है और दूसरे प्रदेश में नहीं है। मुसलमान वोट बैंक आपका हर प्रदेश में है और उसका वोट भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड अगर आप लेते हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि कौमें समझें इस बात को सही है। और इसमें गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है, हमारी भी है। जब हम कोरमा बिरयानी और मुशायरे तक सीमित हो जाएगी हमारी सोच, तो आखिर किस तरीके से हमें पार्टियां जो है वो लेवल पर लेंगी। आप देखिए सरकार को झुकना पड़ा जब सिख बिरादरी ने बेसिकली स्पॉन्सर किया था उस किसान आंदोलन को, उसमें सिख और जाट जो 2 मेजर कम्युनिटीज थी साथ में आई थी। आपको देखिए प्रधानमंत्री को झुका दिया उन्होंने। आप अपनी बात जो है अपने नेता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने चाहे वो आजम खां का मसला रहा हो, अखिलेश साहब को देखिए, या फिर आप आम आदमी पार्टी में एक ऐसा ही केस हुआ था उसमें देख लीजिए केजरीवाल साहब को, और अभी मम्मन खां साहब का मतलब है। मम्मन खां तो अपराधी नहीं है ना, कोई अपराधी पकड़ जाए आप कहिए कि भाई राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं या नहीं जा सकते, या कोई भी आदमी कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा, दीपेंद्र हुड्डा है वहां हरियाणा में नहीं बोल रहे, समझ में आती है बात। लेकिन आपका खुद का विधायक गिरफ्तार हो जाए और आप ना बोलें तो ये तो बहुत मतलब फिक्र करने की बात है। और इसमें मैं ये भी मानता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि वो जो नौजवान और जो हमारी नस्लें हैं वो पबजी से लेकर नशे से लेकर और जो है आप ये समझिए कि जितनी भी बुराइयां हैं उसमें लिप्त हैं। एजुकेशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अभी आप नूह के अंदर चले जाइए, नूह के अंदर अभी सौरभ शुक्ला एनडीटीवी के हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने देखा कि किस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट में लिप्त हैं लोग। तो हमें जो हमारे जो कायद हैं, मैं सिर्फ कायद किसी एक नेता को नहीं बोल रहा हूं, हमारे कायद हमारे इमाम भी हो सकते हैं, हमारे कायद हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उस मोहल्ले में वो भी हो सकते हैं। तो वो सब लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और आने वाली नस्लें सियासी तौर पर बेदार होंगी कि वो हिसाब मांगना सीखेंगी अपने नेता से, अपने विधायक और सांसद से, अपने मंत्री से, तो शायद जाके हमारे वोट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होगी। और मैं इसीलिए वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट से एक कार्यक्रम चला रहा हूं, पढ़ो संविधान, जिसको मैंने पिछले 8 सितंबर को हनुमानगढ़ से लॉन्च किया है। उसमें मैं यही चाहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम 5 बच्चे, जितनी भी ऑपरेस सेक्शन है उनके, संविधान को सीखें, संविधान को पढ़ें, जिससे जब उनका नेता उनके पास आए तो उससे गिरहबान पकड़ के पूछ सके कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सवाल पूछने की हिम्मत अगर कोरमे और मुशायरे पर हावी हो जाएगी तो हमारे हश्र जो हो रहा है ये आज जो है ये इससे भी बुरा हो सकता है। इसलिए नौजवानों से भी मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वक्त आ गया है बेदार होने का, वरना आने वाली नस्लें गिरहबान पकड़ के पूछेंगी कि अब्बा जब नफरत की बयार बह रही थी तो आप क्यों सो रहे थे। अपने बच्चों को भी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा कि मुसलमान जो है कोरमा बिरयानी और मुशायरे तक सीमित हो गए, तो मुसलमानों को राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए या फिर आर्थिक रूप से एजुकेशन में क्या करना होगा कि मतलब वो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं? देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैं ये मानता हूं कि आपको जागना होगा। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। राजस्थान के एक बड़े नेता थे, उनका डेथ हो गया, किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल साहब जो थे, कर्नल किरोड़ी बैसला जो थे, वो गुर्जर आंदोलन के लिए बहुत बड़े नेता हुए।
कितना गुजर है, कितना परसेंट गुजर है पूरे देश में, लेकिन उस आंदोलन ने इतना बल पकड़ा कि सरकारों को झुकना पड़ा। आप इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन आप एक आंदोलन बता दीजिए जिसमें आप मुत्तहिद होकर लड़े हों। कभी आप शिया और सुन्नी बन जाते हैं, कभी आप देवबंदी बरेलवी अहले हदीस में बढ़ जाते हैं, कभी आप असमिया और बंगाली में बढ़ जाते हैं, कभी आप उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ जाते हैं। तो इतना तफरका है। और अब तो आप और जो है मैं देखता जा रहा हूँ भाई, मुसलमान और इस्लाम में मैंने नहीं देखा ये कोई कास्ट सिस्टम है, लेकिन आज आप कास्ट सिस्टम में भी बंटने को तैयार खड़े हैं। तो जब आपके अंदर कोई सियासी शऊर बचा नहीं है, आप किसी को नेता नहीं मान रहे हैं। मेरा ये मानना है, चलिए ममन खां कांग्रेस में है, आजम खां सपा में है, अगर हमारे किसी नेता के साथ कोई परेशानी हो रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, अगर मुल्क का अमन पसंद मुसलमान अमन पसंद संवैधानिक तरीके से उन एहतजाज में शामिल हो जाए, तो कौन सा ऐसा नेता है इस मुल्क में जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता हो, उसे ना झुकना पड़े। लेकिन जब आप ही घर में लेटे हुए हैं, आप सोच रहे हैं ये जिम्मेदारी तो डॉक्टर मिराज की है, वो लड़ेंगे, मैं क्यों लड़ूं, तो फिर आप अगर अपने हक के लिए रो रहे हैं तो आप रोते ही रहेंगे। वो मुझे एक मंजर भोपाली का शेर याद आता है कि या खुदा मेरी इन कौमों को अब जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। तो मसला ये है कि ये शेर बहुत बड़ी हकीकत है। आप देखिए इसी मुल्क में माइनॉरिटी कम्युनिटी है सिख, कितने भिखारी हैं सिखों के यहाँ। आप जाइए दिल्ली के अंदर घूमिए, दिल्ली में तो सिखों की बहुल आबादी है, आप देखिए कितने भिखारी हैं। और आप पुरानी दिल्ली चले जाइए, आपकी कमीज फाड़ देंगे भिखारी। तो मसला ये है कि हमने भीख मांगने को अपना शेवा समझ लिया है, अपने हक को छीनने की जो ताकत हमारे अंदर थी, क्योंकि ये कौम जब जो आई ना, ये इस्लाम 1400 साल पहले जब आया, तो ये हुकूमत करने वाली कौम थी, भीख मांगने वाली कौम नहीं थी। तो हुकूमत कब आप कर सकते हैं? जब आपके अंदर इल्म होगा, जब आपके अंदर बेदारी होगी, जब आपके अंदर सियासी शऊर होगा। ये सब हम खोते जा रहे हैं, हमारी नस्लें खोते जा रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ मुजरिम कोई एक नेता नहीं है इंडिया पार्टी का, इसमें मुजरिम आपके अपने घर के लोग भी हैं। अगर वो बुर्दबार हो गए, वो एतबार के काबिल हो गए। अभी आप देखिए नासिर जुनेद के किस्से में मैं आपको बताऊं कि 2 मुसलमानों का नाम आया कि उन्होंने मुखबिरी की थी। तो जब आप ही अपने भाई की मुखबिरी कर रहे हैं तो हम किसके लिए रोने जाएं? आजकल मोहब्बत की दुकान की बहुत चर्चा हो रही है। मोहब्बत की दुकान को मतलब बढ़ाने के लिए राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाते हैं लोग यहाँ से पहुंचने के लिए, राहुल गांधी लद्दाख पहुंच जाते हैं बाइक चलाने के लिए, लेकिन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मेवात में जब बुलडोजर चलता है तो राहुल गांधी एक ट्वीट तक नहीं करते। नहीं, मेवात 200 किलोमीटर दूर नहीं है दिल्ली से, और कम दूर है। कम है। पहली बात तो ये, लेकिन इसमें मैंने आपको जैसा कहा कि मोहब्बत की दुकान तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 9 साल में नफरत की दुकान खुल गई है। इसलिए मोहब्बत की दुकान भी अगर सामने खोली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप अब कह रहे हैं उस पर मैं आता हूँ कि उस मोहब्बत की दुकान में हिस्सेदारी हमारी भी है। और ये बात कांग्रेस के अंदर बैठी अकलियत की लीडरशिप को, राहुल गांधी को समझाना होगा। अगर आप सिर्फ उनसे मिलकर यही कहेंगे कि आप नंबर 1 हैं, तो नेता को क्या पड़ी है, वो आपके साथ सेल्फी खिंचवाएगा और घर चला जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर नूह में बुलडोजर चल रहा था, जितने भी मुसलमान नेता कांग्रेस के जो बरसरे इख्तियार हैं, जो ताकतवर और मजबूत नेता हैं, वो राहुल गांधी के घर पहुंच जाते और कहते आज तो मिलना है राहुल गांधी से, और आप मिलते राहुल गांधी से, उनसे कहते चलिए नूह। उसके बाद वो नहीं जाते, मैं उनको कल्पिट मानता। लेकिन मैं तो कल्पिट उन सबको मान रहा हूं जो मुशायरा सुन के सो रहे हैं, एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी को खत्म मान रहे हैं। ट्वीट तो कमजोर आदमी करेगा ना, आप कर सकते हैं ट्वीट, क्योंकि आपके हाथ में कोई सियासी ताकत नहीं है। ट्वीट राहुल गांधी करें या फलाने करें या ढिमकाने करें, उनके ऊपर ये शोभा नहीं देता। लेकिन हमें भी प्रेशर बनाने की जरूरत है। जब हमारी लीडरशिप सिर्फ दलाली करेगी तो फिर कौन बनाएगा प्रेशर? आप एक नेता बताइए कांग्रेस के अंदर जिसने जोर से बोला हो कि राहुल गांधी को मेवात जाना है। तो गलती सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, गलती कांग्रेस के अंदर मुसलमान लीडरशिप की है, जिसकी वजह से राहुल गांधी पर प्रेशर नहीं बन पाया। अगर प्रेशर बना होता तो राहुल गांधी क्या, प्रियंका गांधी भी जाती। वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट को स्थापना हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक आपने मतलब कितने मजलूमों की आवाज़ उठाई है और कितने आपकी जो लीगल टीम है केस लड़ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमने वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट जब बनाया था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल मेरा आपसे है कि इस मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा संस्थाएं चल रही होंगी, लेकिन अगर 10 नाम किसी से कहा जाए कि 10 NGO या 10 ट्रस्ट या 10 इनिशिएटिव्स के नाम बता दो जो इस मुल्क में काम कर रहे हों, तो शायद मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन
जब कोई आदमी नाम लेता है हेट क्राइम का तो वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट का नाम आता है। और जब लोग अपने विधायक और अपने सांसद से काम नहीं करवा पाते हैं तो मुझे फोन करते हैं कि मिराज भाई आप कोशिश करिए। तो ये खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है और ये लोगों का एतबार है वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट पे कि वो काम करेंगे, और हम ये कोशिश करते हैं कि हर फरियादी की बात सुनी जाए। आज 2000 से ज्यादा लोगों को लीगल एडवाइस मेरी टीम ने दिया है। 100 से ज्यादा हमने कंप्लेंट्स दर्ज कराई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, आपका SC ST कमीशन, पुलिस में कितनी ना जाने कितनी कंप्लेंट्स और FIR दर्ज कराई गई, साइबर सेल में कितनी कंप्लेंट्स और FIR दर्ज कराई गई। उसके साथ ही साथ हमने अब तक कम से कम 5-6 केसेस सॉल्व कर दिए स्पेसिफिकली। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, शुरू मोनू मानेसर से हुआ। आज मोनू मानेसर तो जेल गए। एक यूट्यूबर था, उसने कुछ बहुत गंदी बातें कही, उसका यूट्यूब चैनल गायब हो गया। उसने ऑफिशियली आके माफी मांगी। हमने किसी एक केस पर दबाव बनाया, उस केस को सॉल्व किया। आप जाइए वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के ट्विटर हैंडल पर देखिए, ना जाने कितने केसेस सॉल्व हुए, कितनी कंप्लेंट्स हुई, कितनी चीजें हुई। और अब हम सिर्फ ये नहीं हमने किया, हमने 6 महीने में, इन 6 महीने में सिर्फ 180 दिन होते हैं, 70 से ज्यादा सेमिनार्स कर डाले संविधान सिखाने के। और वो ऐसे सेमिनार्स नहीं थे जो एक पार्क में खड़े हो गए और 10 लोगों को बता दिया। उसमें 100, 200, 500 लोग थे। अभी हनुमानगढ़ का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें कम से कम 2000 लोग थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने 6 महीने में जो किया है, और उसमें सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट ने किसी से भी 1 रुपए नहीं लिया। ना जिसकी मदद की उससे लिया, ना किसी से कहा कि आओ हमें चंदा दो। सब कुछ वॉलंटियरशिप से करके दिखाया है। वरना कोई भी संस्था आती है, वो 2 दिन के बाद कहती है लाओ भाई रसीद छप गई है, काटो रसीद, सदर साहब को चाहिए। तो यहाँ सदर साहब ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, वो एक शेर अहमद साहब पढ़ा करते थे, मैं उनके ज़माने में जब मैं उनसे नाराज़ होता था या उनसे कोई चीज़ मैं मांगता था तो मैं उनसे ये शेर पढ़ता था अहमद पटेल साहब को कि एहसान कर एहसान की कीमत ना तलब कर, एहसान कर एहसान की कीमत ना तलब कर, दरिया कभी पानी की तजारत नहीं करता। तो हम तजारती लोग नहीं हैं। हमने वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट इसलिए बनाई थी क्योंकि हमको इस बात का अंदाजा था कि इकलौता नासिर जुनैद केस नहीं है, ऐसे केस रोज होंगे। यहाँ 9 साल में हेट क्राइम बढ़ चुका है इस मुल्क में। और मैं किसी सियासी पार्टी में जाऊंगा कल को, तो जब मैं सियासी पार्टी में भी जाऊंगा तब भी वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट उसी तेजी से काम करती रहेगी जैसी आज कर रही है। और आप देखिएगा कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत बनेगी हेट क्राइम के खिलाफ। और आने वाले वक्त में जो सरकार आए 24 में, मैं ये आपसे कहता हूं कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट उससे ये गुजारिश करेगी कि नेशनल कमीशन अगेंस्ट हेट क्राइम बनाया जाए, जो इन सारी चीज़ों के ट्रैक रिकॉर्ड रखे कि कितने हेट क्राइम मुल्क में हो रहे हैं और कैसे उन्हें डायरेक्टली सरकार रोक सके। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि हर डिटेल विक्टिम की या आप केस की नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार फैमिली सेंसिटिव होती हैं, कई बार नौजवान बच्चियों का मामला होता है, कई बार ऐसा मामला होता है कि समाज में ना आए। तो हर चीज़ हम ट्विटर पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बोलते। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे रोज़ 150 से 200 मैसेजेस मिलते हैं, और वो सारे मैसेजेस ये होते हैं या तो मदद होती है और या तो वो ये कहते हैं कि हमें आपसे जुड़ना है। 50,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स 6 महीने में। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट ने क्या किया। तो आपने कहा मैं फिर से मतलब राजनीति में आने के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, तो क्या लगता है वापस कांग्रेस में जाएंगे या किसी और राजनीतिक दल का रुख करेंगे? देखिए, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था उसी दिन से लोग कयास लगा रहे थे कि हो सकता है मैंने इस्तीफा ही किसी पार्टी में जाने के लिए दिया हो। और ये बात सच है कि मैं सियासी आदमी हूँ, 12-15 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जाना है। लेकिन जब ये नासिर जुनैद की घटना हुई थी, मैं उस दिन इस्तीफा देने नहीं गया था, मैं तो उनसे मिलने गया था। लेकिन जब सरकार की मैंने इस तरीके की नॉन सीरियसनेस देखी और नासिर और जुनैद के घर का हालात देखा, उनके छोटे छोटे बच्चे देखे, उनके घर में एक पंखा नहीं था ढंग का, इतनी गुर्बत की एक गिलास पानी भी जो है पीने के लिए ढंग का गिलास नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सियासत में आया हूँ तो मैं सियासत में इसलिए नहीं आया कि मैं खुद पैसा कमा के दलाली करूँ। मैं सियासत में इसलिए आया कि मैं अपनी कम्युनिटी का एटलीस्ट, क्योंकि रेनोवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम है कि चेंजेस अपने घर से शुरू होते हैं, इसलिए मैंने कम्युनिटी का नाम लिया, और बाकी ऑपरेस कम्युनिटीज़ के काम आ सकूँ, मजलूमों की हिमायत में खड़ा हो सकूँ, इसलिए सियासत में आया मैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, पॉलिटिक्स तो करनी है, और मुझे ऑफर्स भी आने लग गए थे उसी दिन से। मैंने कहा पहले कुछ कॉन्क्रीट इस पर करते हैं, इसलिए वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट बनाया, और उसको जब तक खड़ा नहीं किया अपने पैर पर तो तब तक मैं सियासत से दूर रहा। लेकिन मैं बहुत जल्द कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करूंगा, और जैसे ही वो फैसला होने वाला होगा आपको बताऊंगा।
अभी बातचीत चल रही है मेरी कई जगहों पे, चीजें हैं। जल्दी फैसला लेंगे। हाँ, बहुत जल्दी, चुनाव से पहले ही फैसला लेना है, लोकसभा महीने चुनाव में से या- पहले। हाँ, 1-2 महीने में, देखिए हो सकता है 1 महीने का ही इंतजार हो, तो बहुत जल्द फैसला लेंगे और आपको सबसे पहले बताएंगे।